Now today we are going to talk about key. As I told you last yesterday, in the next class we are going to talk about the key. So there are four types of the keys are available. There are four types of key. There are चार तरह के key होते हैं. These are known as primary key. हम इसे primary key कहते हैं. Okay. The one key is known as the primary key, candidate key, alternate key, and foreign key. Let's try to understand the definition of the primary key, candidate key, alternate key, and foreign key. कि primary key क्या होता है? Actually, primary key is used to uniquely identify the record. It is used to uniquely identify the record. Record कह लीजिए, or you can say rows, or you can say tuples within the relation. Okay. And यहाँ पे क्या है? Set of one or more attributes. मतलब this is the possibilities that कि जो आपके पास रिलेशन है, जो आपके पास टेबल है, उस टेबल के अंदर के एक कॉलम या एक से अधिक कॉलम को हम एज ए प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं. ध्यान रखिएगा, इन अ टेबल देयर इन अ MySQL यू आर अलाउड टू ओनली डिफाइन द ओनली वन प्राइमरी की. अब वो ओनली वन प्राइमरी की या तो आप किसी एक कॉलम को बना सकते हो या सेट ऑफ कॉलम को आप प्राइमरी की के तौर पे यूज कर सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की. उसे हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं. ठीक है. तो मीन्स प्राइमरी की मीन्स कि एक ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू यूनिक होगी. इट इज नेवर डुप्लीकेट. जैसे हम किसी बच्चे के नाम के बारे में बात करें तो इट इज पॉसिबल कि वी कैन गिव द टू स्टूडेंट्स हैज द सेम नेम. मोबाइल नंबर भी पॉसिबल है, लेकिन अगर हम एडमिशन नंबर की बात करें तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स इज हैविंग देयर ऑन एडमिशन नंबर एंड दिस इज द यूनिक फॉर देयर स्कूल. एक यूनिक नंबर है जिसके थ्रू हम किसी भी बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो क्लास 1 का स्टूडेंट हो या वो क्लास 12 का स्टूडेंट हो. वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई them with the help of the admission number. Through roll number it is not possible to identify. Why? Because roll number is not unique in our school. In a class roll number is unique. If we are going to talk about the one class one section, then you can say कि roll number भी primary की हो सकता है, वो unique है, that is possible. But अगर हम पूरे स्कूल की बात करें तो for the school this is not a unique value. नेक्स्ट आता है कैंडिडेट की. नाउ द टाइम इज दैट कि अब आप डिसाइड करोगे कि प्राइमरी की किसे बनाना है, किस कॉलम को हम प्राइमरी की बनाएं. तो प्राइमरी की मतलब सबसे पहला फीचर्स ये होना चाहिए उस कॉलम की कि उसकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो. ऐसी प्रोबेबिलिटी कम हो कि उसकी वैल्यू डुप्लीकेट हो जाए. ठीक है. अब कहता है कि कैंडिडेट की किसे कहते हैं, तो कहता है कि ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन इनसाइड अ रिलेशन, ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशंस इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की. मतलब वो सारे कॉलम इन अ टेबल, टेबल के वो सारे कॉलम, रिलेशंस के वो सारे कॉलम और एट्रीब्यूट्स और फील्ड, दोज आर कैपेबल टू वर्क एज अ प्राइमरी की. वो प्राइमरी की बनेंगे या नहीं बनेंगे इसकी गारंटी नहीं है, बट दे आर कैपेबल, they are capable to serve as a primary key. Those keys are known as the candidate keys, and these are the candidates for primary key position. मतलब ये यूं ही समझ लो कि चुनाव हो रहा है, इलेक्शन का माहौल है, और यहाँ पे अब इलेक्शंस में कई सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, वोट के लिए खड़े होते हैं, और उसमें से कोई एक विनर होता है, बाकी सारे लूजर हो जाते हैं. तो लेकिन वो सभी के सभी एमएलए बनने के लिए या एमपी बनने के लिए नॉमिनेटेड होते हैं. उनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो बन सकते हैं, और इसलिए उन्होंने अपने आप को वहां पे स्टैंड किया था. ठीक है. इसलिए उन्होंने अपने आप को वहां पे स्टैंड किया था. ओके. तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट. और उस कैंडिडेट में से किसी एक को हम सेलेक्ट करके एमएलए और एमपी बना देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की हियर. दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की. So all attributes of a relation that can serve as a primary key and that has a capability to work as a primary key known as the candidate key. Next is the alternate key. What is the alternate key? अब देखो कैंडिडेट की में मान लो A भी कैंडिडेट है, B भी कैंडिडेट है, C भी कैंडिडेट है, D भी कैंडिडेट है. There is a one relation and in that relation there are 4 columns A, B, C, D. और ये सभी के सभी प्राइमरी की बनने के लिए तैयार बैठे हैं कि मैं भी प्राइमरी की बनूंगा, मैं भी प्राइमरी की बनूंगा, है ना. ऑल आर स्पीकिंग दैट कि मुझे प्राइमरी की बना दो, मुझे प्राइमरी की बना दो. आपने क्या किया, आपने देखा ए बी सी डी, आपको लगा ए का नाक अच्छा नहीं है, बी का मुंह अच्छा नहीं है, सी का कान अच्छा नहीं है, डी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आई लव द डी. तो आपने क्या कहा कि डी इज द प्राइमरी की, आपने डी को प्राइमरी की बना दिया. देन व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द ए बी सी डी, चारों के चारों क्या थे, कैंडिडेट थे. इस कैंडिडेट में से आपने डी को क्या किया, प्राइमरी की बना दिया. ठीक है. तो अब कहता है कि कैंडिडेट की दैट इज नॉट अ प्राइमरी की.
मतलब वो कैंडिडेट की है लेकिन वो प्राइमरी की नहीं है। तो वो कौन कौन से कॉलम है? वो कॉलम है आपका ए बी सी। तो ये जो तीनों कॉलम है, तीनों एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्या कहलाएंगे? दिस ऑल आर नोन एज द कैंडिडेट की, मतलब ऑल्टरनेट की, सॉरी नॉट कैंडिडेट की। कैंडिडेट तो चारों के चारों थे, लेकिन इस चार में से एक को हमने प्राइमरी की डिसाइड किया एंड देयर आर 3 नॉट डिसाइडेड एज ए प्राइमरी की, तो वो क्या बन जाएंगे? ऑल्टरनेट की बन जाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट की दैट इज नॉट अ प्राइमरी की। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हम इसको प्राइमरी की बना रहे हैं, किस बेसिस पे। नॉर्मली प्राइमरी की बनाने के लिए हमें डिसाइड क्या करना होता है कि उसकी वैल्यू हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांसेस में यूनिक होनी चाहिए, तभी हम उसे प्राइमरी की बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर मान लो किसी रिलेशन में ऐसा कोई कॉलम अवेलेबल नहीं है जो किसी भी सर्कमस्टांसेस में प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी रखता हो, मतलब वो हमेशा यूनिक वैल्यू रखता हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज आपको नहीं लग रही है, तो आप सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की बना सकते हैं। आप दो कॉलम को मिला के प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज द फॉरेन की। व्हाट इज द फॉरेन की? बाय नेम यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज रिलेटेड टू द फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, विदेश मंत्रालय से संबंधित है ये। और यहाँ पे फॉरेन की का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि दिस इज द वन रिलेशन, दिस इज द माय वन टेबल, ओके, एंड दिस इज द अनदर टेबल। ठीक है, नाउ देयर इज अ की, देयर इज अ कॉलम के पी एल एम। अब के को आपने बना दिया प्राइमरी की एंड हियर इज द ए बी के। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि दिस टेबल इज रिलेटेड टू द दिस टेबल, दिस टेबल इज रिलेटेड टू द दिस टेबल। ठीक है, ये दोनों टेबल एक दूसरे से हमको इसको रिलेट करना है। तो हम कैसे रिलेट करेंगे? तो हम रिलेट करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो कॉलम है, एक कॉमन कॉलम के को यहाँ भी हमने रखा है प्राइमरी की के तौर पे, और इस के को हम यहाँ पे फॉरेन की बना देंगे। जैसे ही हमने इस के को यहाँ पे फॉरेन की बनाया, ये क्या होगा कि नाउ दिस टेबल आर इंटर रिलेटेड, दे आर गेट कनेक्टेड। कैसे? तो ए और बी जो वैल्यू है किसी के लिए, मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 हो गया, तो इसका मतलब इसके जो अदर डिटेल्स हैं इस 1 की मदद से हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉरेन की के बारे में कहा जाता है इट इज अ नॉन की एट्रीब्यूट। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि दिस इज अ नॉन की एट्रीब्यूट। सेकंड थिंग, देयर वैल्यू इज डेराइव्ड, देयर वैल्यूज आर डेराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ द सम अदर टेबल, फॉर द प्राइमरी की ऑफ द सम अदर टेबल। मतलब ये नॉन की एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू यहां से डिसाइड होगी, इसका जो डोमेन होगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू यहां एग्जिस्ट कर रहा है उसी में से कोई वैल्यू आप यहां पे यूज कर सकते हो। ओके, and what is the advantage of this? Normally foreign key is used to make the relationship in between two tables. अगर दो टेबल्स के बीच में आपको कोई रिलेशनशिप बताने की जरूरत होती है, फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द फॉरेन की। हमें फॉरेन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, okay, now I'm going to explain the foreign key one more time. Foreign key is a non-key attribute whose values are derived from the primary key of the some other table. ठीक है, मतलब किसी दूसरे टेबल में एक कॉलम जिसको कि हमने प्राइमरी की बनाया था, ठीक है, एक कॉलम है किसी दूसरे टेबल में जिसको कि हमने प्राइमरी की बना रखा है, उसी कॉलम को हम किसी दूसरे टेबल में भी यूज कर रहे हैं। और हम क्यों यूज कर रहे हैं? मान लो ये कॉलम 1 C1 है, इसी C1 को मैंने यहां भी यूज किया है, और हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो हम चाहते हैं कि इस दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाए। हम चाहते हैं डुप्लीकेसी ऑफ डेटा कम से कम हो, हम चाहते हैं कि डेटा इनकंसिस्टेंट कम से कम रहे, ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा मेंटेन हो। इसके लिए हम दो टेबल को रिलेट कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट का, मान लो ये स्टूडेंट का मास्टर टेबल है, ये स्टूडेंट का फी टेबल है, तो स्टूडेंट का एडमिशन नंबर यहाँ प्राइमरी की होगा, उस एडमिशन नंबर को हम यहाँ भी रखेंगे, और हम यहाँ पे सिर्फ मंथ और फी के डिटेल को रखेंगे, हम मंथ और फी के डिटेल को रखेंगे, और स्टूडेंट का जो पर्सनल डिटेल है वो इसी टेबल के अंदर में रहेगा। और यहीं से हम क्या करेंगे, अगर मुझे जानकारी लेनी होगी कि दिस फी इज पेड बाय द विच स्टूडेंट, तो थ्रू दिस एडमिशन नंबर हम क्या करेंगे, यहां से उसके अदर डिटेल को एक्सेस कर लेंगे, फेच कर लेंगे। ठीक है, और इसलिए कहा जाता है कि फॉरेन की को नॉन की एट्रीब्यूट कहा जाता है। और इसकी वैल्यू कहां से उठ के आएगी? इसकी वैल्यू यहां से उठ के आएगी। क्यों? क्योंकि जितने बच्चे का आपने एडमिशन करा रखा है उसी बच्चे का फी आप जमा करवाओगे ना, किसी दूसरे बच्चे का तो फीस जमा नहीं होगा यहाँ पे। तो जो यहाँ पे एडमिशन नंबर का कॉलम होगा उसकी वैल्यू वही हो सकती है जो एडमिशन नंबर आपके स्कूल में एग्जिस्ट कर रहा है। जो एडमिशन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जो बच्चा आपके यहाँ पढ़ ही नहीं रहा, आप उसकी फी नहीं ले सकते हैं।
टू द पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरेन की, कि फॉरेन की व्हिच वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल, ओके, एंड इट इज नोन एज द फॉरेन की इन द करंट टेबल। यहाँ पे इसको हम फॉरेन की कहेंगे, यहाँ पे इसको हम प्राइमरी की कहेंगे। इसका काम है दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना। नेक्स्ट, अब इस फॉरेन की और इस प्राइमरी की के कारण वी आर गेटिंग द वन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। MySQL कंसेप्ट का हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे मिल जाता है ड्यू टू दिस फॉरेन की एंड प्राइमरी की, एंड दैट इज नोन एज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब हो गया कि दिस इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट अ डीबीएमएस यूजेज, जिसको एक डेटाबेस सिस्टम यूज करता है। ये एक सिस्टम ऑफ रूल्स है एंड व्हिच इज यूज्ड बाय द डीबीएमएस, ओके। व्हाई इट इज यूज्ड? टू इंश्योर दैट द रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन रिलेटेड टेबल्स आर वैलिड। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो रिलेशनशिप है दो रिकॉर्ड्स के बीच में वो वैलिड है या नहीं, जो रिलेशनशिप है दो रिकॉर्ड्स के बीच में वो वैलिड है या नहीं है, फर्स्ट थिंग। एंड the users don't accidentally delete or change the related data, और यूजर बाय मिस्टेक उस डेटा को डिलीट ना कर सके या उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सके। कौन से डेटा में? जो डेटा रिलेटेड है। अब समझिए इस चीज को। पहली बात तो ये है कि मान लीजिए ये स्टूडेंट टेबल है, ये स्टूडेंट टेबल है, और स्टूडेंट टेबल में हमने एक कॉलम रखा एडमिशन नंबर का, हमने एक कॉलम रखा नेम का, ठीक है, और हमने एक कॉलम रखा क्लास का, ओके। अब यहां पे मान लीजिए कि मेरा फी टेबल है, दिस इज अ फी टेबल। इस फी टेबल में हमने एक आईडी ले ली जिसको कि आप फी आईडी कह सकते हो। यहाँ पे हमने मंथ डेट ले लिया कि किस डेट को फी जमा हो रही है, और यहाँ पे हमने फी का अमाउंट ले लिया। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं फी टेबल को ध्यान से देख रहा हूं तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मान लो एक बच्चे ने आके अपना फी जमा करा के गया, आज के डेट में एक बच्चे ने एक फी डिपॉजिट कर गया 5000 का, ठीक है, और आप बच्चे को पहचान रहे हो, आपने फी ले भी लिया, लेकिन आपने ये कहीं मेंशन नहीं किया है इस टेबल के अंदर में कि किस बच्चे ने फी जमा किया, किस बच्चे ने फी जमा किया, ठीक है। एक बच्चे ने आज के डेट में फी जमा करके गया आपके पास, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि किस बच्चे ने, तो आपने इसके लिए कोई रेफरेंस लिखा ही नहीं, यहाँ पे आपने कोई रिलेशन बताया ही नहीं। तो अब आप क्या करोगे? आप यहाँ पे एक कॉलम और क्रिएट करोगे और उस कॉलम का नाम होगा एडमिशन नंबर, और आपने 101 डाल दिया, और यहाँ पे हमारे पास 101, 105, 109 इस एडमिशन नंबर के कुछ बच्चे हैं जिसका रिकॉर्ड हमने यहाँ पे रख रखा है। 12th क्लास के बच्चा है, 11th क्लास का बच्चा है, 10th क्लास का बच्चा है, हमने रिकॉर्ड यहाँ पे रख रखा है। तो आपने यहाँ पे 101 डाल दिया। अब क्या होगा कि जब आप अब इस 101 को यहाँ लिखते ही और इस एडमिशन नंबर को यहाँ क्रिएट करते ही आपके पास एक फायदा क्या हो गया आपको कि नाउ यू आर कैपेबल टू आइडेंटिफाई कि ये जो फी जमा किया है वो किस बच्चे ने किया है। आप कहोगे 101 ने किया है। अब आपके जो इंचार्ज हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि कैन यू प्लीज टेल द नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो अब आप क्या करोगे? आप स्टूडेंट टेबल को निकालोगे, आप स्टूडेंट रिकॉर्ड को ढूंढोगे, उस स्टूडेंट रिकॉर्ड में आप चेक करोगे 101 किसका रिकॉर्ड है, तो आप बता दोगे कि ही इज ए एंड ही इज स्टडीइंग इन क्लास 12, ही इज ए एंड ही इज स्टडीइंग इन क्लास 12। तो आपने क्या किया? थ्रू दिस एडमिशन नंबर आपने ये इंफॉर्मेशन को रिलेट कर दिया इस टेबल के साथ। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द फॉरेन की एंड प्राइमरी की। अब आप यहीं पे देखो, जब आप ऐसे रिलेशंस बनाओगे तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी की और इसे हम कहेंगे फॉरेन की। लेकिन हम विदाउट प्राइमरी की और विदाउट फॉरेन की भी हम इस काम को कर सकते हैं। वी कैन डू दिस, ओके। हमें इसकी जरूरत नहीं है कि वी हैव टू क्रिएट इट एंड वी हैव टू डिफाइन दैट कि दिस इज द प्राइमरी की एंड दिस इज द फॉरेन की। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यू आर नॉट गेटिंग द सम सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ द डेटाबेस। क्या सिक्योरिटी फीचर्स हैं? वो सिक्योरिटी फीचर्स ये है कि सपोज करो यहाँ पे 101 एग्जिस्ट कर रहा है और आपने यहां से रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। यहाँ पे 101 आपने लिखा हुआ है और यहाँ पे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक हो जाएगा? अब जो रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उसका डेटा यहाँ पे आप कैसे रख सकते हैं? आप करंट मंथ में उसकी डेटा को कैसे दिखा सकते हो? वो बच्चे ने ऑलरेडी टीसी ले चुका है आपके पास से, वो बच्चा एक्टिव नहीं है, डीएक्टिवेट हो चुका है, और अब आप उसके नाम पे फी डिपॉजिट कर रहे हो। हाउ इट इज पॉसिबल इन द करंट मंथ? तो पॉसिबल नहीं है ना।
तो इसी चीज को प्रॉपर रखने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। और जैसे ही हम प्राइमरी की फॉरेन कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, वी आर गेटिंग द वन फीचर्स एंड दैट इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। So what is the referential integrity? It is a system of rules that ensure the relationship between the records in a related tables are valid and user don't accidentally delete or change the related data. That's features we are getting through the referential integrity. क्या होता है यहाँ पे, you can set the referential integrity when all conditions are met. अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है जिसको हमें फॉलो करना होता है कि हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कब सेट कर सकते हैं, किस कंडीशन में सेट कर सकते हैं। तो दैट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मैचिंग फील्ड फ्रॉम द प्राइमरी टेबल इज प्राइमरी की और हैज अ यूनिक इंडेक्स। मतलब वो कॉलम जिस कॉलम को आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के तौर पे यूज करना चाहते हो, वो प्राइमरी टेबल में एज ए प्राइमरी की डिफाइन होना चाहिए या यूनिक की के तौर पे डिफाइन होना चाहिए, मींस उसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। सेकंड, रिलेटेड फील्ड्स हैव द सेम डेटा टाइप, मतलब टेबल 1 में जो एडमिशन नंबर का डेटा टाइप होगा वही डेटा टाइप एडमिशन टेबल 2 में भी होना चाहिए एडमिशन नंबर का। Both tables belong the same database और दोनों ही सेम डेटाबेस में होना चाहिए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी can't be enforced for linked table from database in other formats। किसी दूसरे फॉर्मेट्स के साथ अगर आप लिंक करोगे तो वो वहां पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन्फोर्स नहीं होगी, अप्लाई नहीं हो पाएगा। जब आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन्फोर्स कर देते हो, अप्लाई कर देते हो, तो यू आर गेटिंग द सम फीचर्स ऑटोमेटिकली। क्या है, यू कांट इंटर वैल्यू इन अ फॉरेन की फील्ड रिलेटेड टेबल दैट डज नॉट इन अ प्राइमरी की। क्यों? अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेन की। द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेन की, इट इज अ नॉन की एट्रीब्यूट व्हिच वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल। तो अगर प्राइमरी के टेबल में उस एडमिशन नंबर का बच्चा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो एडमिशन नंबर आप सेकेंडरी टेबल में यूज नहीं कर सकते हैं। आप वही एडमिशन नंबर यहां पे लिख सकते हो जो एडमिशन नंबर आपको यहां पे दिखाया जा रहा है, इसी एडमिशन नंबर में से कोई एडमिशन नंबर यूज हो सकता है। ओके, नल वैल्यू इन द फॉरेन की। हाउएवर, अगर आप चाहो, आपको करंटली कोई रिलेशंस नहीं पता चल रहा है, आप सेकंड टेबल में डेटा डालना चाहते हो लेकिन आप एडमिशन नंबर नहीं क्लियर हो, किसी अननोन बच्चे ने फी आके जमा कर दिया, तो फी को तो ले लेंगे क्योंकि लक्ष्मी आ रही है, पैसे को कौन मना करता है ना। तो हम पैसा ले लेंगे, लेकिन अब एडमिशन नंबर की जगह पे हम क्या करेंगे, वी कैन पुट द नल वैल्यू। ठीक है कि भाई ये अनरिलेटेड रिकॉर्ड्स है, ये किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है। ओके, you can't delete a record from a primary table if matching record exists in a related table। आप रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो प्राइमरी टेबल से अगर वो रिकॉर्ड रिलेटेड टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। आप प्राइमरी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं ला सकते हो अगर वो रिकॉर्ड रिलेटेड टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 101 के नाम से आपने फी डिटेल डाल दी और यहाँ मास्टर टेबल में आप 101 को 1010 करना चाह रहे हो, सॉरी इट इज नॉट पॉसिबल। आप यहाँ पे मास्टर टेबल में 101 वाले रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हो, सॉरी इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? Because you have established a relationship between this primary key and foreign key, and that's why you are implementing the referential integrity rules here. So this referential integrity does not allow to do such types of the changes in your primary table. So that is the advantage of the referential integrity. Anyone is having any doubts? You may please ask a question if you are having doubts then. Now we are going to talk about the MySQL. What is the MySQL and what is the meaning of the MySQL? Okay, so MySQL is a popular database, relational database management system. Why it is called relational database management system? Because it's provide a facility to establish the relationship between the two and more than two tables. Okay, and here it is going to follow the relational data model. So every informations are kept in a table and that table is called relation. So that's why it is known as the relational database management system. Okay, the one question, one answer, it's allowed to establish the relationship between the tables. Second, the all informations are kept in a table. That table is known as the relation, and here the related data are stored inside the relation. That's why it is known as the relational database system. Okay, and it is freely available. This is the open source relational database management system, which you can it uses the structure query language. Almost all DBMS systems are using the SQL. Every DBMS system except the MySQL, you can talk about the Oracle, you can talk about the PLSQL, you can talk about the there are so many SQLite and several other other MySQL database systems are there. So almost all database systems is following the SQL. Okay, if you want to download the MySQL, you can download it mysql.org. Okay, you can download it from there. Nowadays this is available through Oracle also, so you can download it through Oracle sites.
If you are not able to find out anywhere, you just simply Google it and you are able to download this. In MySQL database, information is stored in the form of the tables. Means every informations are kept in the form of the tables inside the MySQL. Now, a single MySQL database, what happened here? Normally what happened, as I told you, informations are stored in a table. Every information, suppose you want to store the information of employee, you have to create a one employee table. If you want to store the information related to a student, you have to create the student information. If you want to keep the information of the salary, you have to create a salary table. If you want to keep the information of the library, you have to create the library table. Okay, but these all tables are kept inside the one database, and you can say database is just like a just provided in environment, or you can say it is just a main container, or you can say it is just like a folder. In a folder you are creating the several files. We all know what is the use of the folder. Folder is used to contain the file and folders, subfolders, and actual content is written inside the file. So in the same way, table is just like a file and which kept inside a one folder. That folder is known as the database. So one database can contain many tables at once and stores thousands of individual records. So MySQL provides us a rich set of the features that support a secure environment for storing, maintaining, and accessing data. Okay, this is the advantage of the MySQL. It is a fast, reliable, scalable alternative. Scalable means you can scale it, you can increase it. Okay, alternative to many of the commercial RDBs available today. There are several commercial database systems are available. So instead of going to pay and purchase the software, purchase the RDBs, you can use the MySQL. It is a good option for the some extent of the data. But if you are going to use that as a full commercial purpose and you are going to manage the huge amount of the data and information, so instead of the MySQL, you have to select some other database system, other database software there. Okay, like Oracle and something else. You have to use that. But it is a good option. So in your syllabus, we have to learn about the MySQL. So we are going to talk about the MySQL here. So now, after downloading the MySQL and after installing the MySQL, so you have to understand that the MySQL database system, actually MySQL database systems having the two basic components. It's having the two main components. Okay, one is called MySQL server instance and second is called MySQL database. It is also known as the client. It is also known as the client. MySQL server instance and a database. MySQL operates using the client server architecture. What is the meaning of the client server architecture? Always understand this. Client server architecture means this is a server computer. Suppose this is a server, okay, and here is the client. This is the client. So what happened? Client is always giving the request to the server, and according to the request of the client, server is trying to provide the information to the client. Okay, so that is the client server architecture, in which server runs on the machine containing the databases and client connects to the server over a network. But normally what happened, whenever you install the MySQL on your computer, so your computer only becomes the server also and your computer is the client also. Okay, so your server is responsible to listen the client request coming in over the network and access the database contents according to those requests and provide them to the client. Clients are the program that connect to the database server and issues the query in a pre-specified format. Means we are going to use the client directly. We are giving our command to the client directly, and through the client we are sending the command to the server, and server is providing the result. Okay, and which we are getting with the help of the client. So MySQL is compatible with the standard-based SQL, means structured query language. Means there are standard SQL followed by the MySQL system. Okay. So now MySQL and SQL, in order to access the data within the MySQL database, all programs and user must use SQL. Okay, so we have to use the SQL here. Okay, SQL is what? What is the SQL? So SQL is the set of commands. SQL is the set of commands that is recognized by the all database management system, and SQL is the language that enable us to create and operate on relational database, which are the set of the related information stored in tables. Means SQL is providing set of the commands. That commands we have to use to perform the different types of the data manipulation works. Like
creating tables, inserting records, updating records, deleting records, okay, altering the tables, dropping the database. So such types of the commands are available in a MySQL, and which command in a SQL, and which commands we are going to use. So what we are going to study here, actually we are going to study here about the commands. हम commands के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से commands हैं और किस command को हम किस तरीके से use करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द SQL स्टेटमेंट्स कि कितने तरह के SQL स्टेटमेंट्स होते हैं। एक्चुअली देयर आर 5 to 6 टाइप्स ऑफ द SQL स्टेटमेंट्स, ओके, बट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ओनली 3 टाइप्स ऑफ द SQL स्टेटमेंट्स हियर। सो SQL प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कमांड्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस, we can categorize the commands. So it's mainly divided into the 3 categories here, but there are 5 categories. One is called data definition language. DDL commands means some set of commands are known as the DDL. So what is the important term here? Important term here is the definition. Means you are going to do some creative work. You are creating something. Okay. So that is, or you are going to change the structure. So that is the DDL commands, like creating of tables, creating of database, that is called the DDL commands. Altering the table means you have created the table and now you want to make some changes inside the table. Okay, so that is also known as the DDL commands. And if we want to remove the table, we want to remove the database, that is also known as the DDL commands. There are some another commands also that's come under the DDL. कुछ और भी कमांड है, जैसे परमिशन ग्रांट करना, प्रिविलेज देना किसी को, राइट्स देना किसी को, रोल्स है ना, यूजर राइट्स प्रोवाइड करना या उसके राइट्स को उससे ले लेना, ये सारे कमांड भी DDL ही कहलाते हैं। कुछ मेंटेनेंस कमांड है जिससे हम डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे कमांड्स हैं, दिस इज कॉल्ड। और यहाँ पे हमें क्या सीखना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है दिस 3 कमांड्स। हम इसी 3 कमांड्स को सीखने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में, एंड वी ऑल आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस। व्हाट इज द नेक्स्ट? The next is the DML commands. DML language, data manipulation language commands. अब देखो, आपने डेटा डिफाइन कर दिया, आपने ये बता दिया कि ये हमारा टेबल है, इस टेबल में ये सारे कॉलम्स होंगे, ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 आपने बता दिया। ये न्यूमेरिक टाइप का होगा, ये कैरेक्टर टाइप का होगा, ये डेट टाइप का होगा, ये टाइम टाइप का होगा, आपने ये सारा चीज बता दिया यहाँ पे। नाउ दिस इज द टाइम टू इंसर्ट द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करने, डेटा इंसर्ट करने, यहाँ पे डेटा राइट करने। तो डेटा को राइट करने के लिए हमारे पास DML कमांड्स होते हैं। कौन से कमांड्स होते हैं? DML कमांड्स होते हैं। दैट्स अलाउ यू टू परफॉर्म द डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है। वहां पे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट है। लाइक रिट्राइवल, डेटा को रिट्राइव करना, डेटा इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना और मॉडिफाई करना। फर्दर इसके बारे में हम कल बात करेंगे, बिकॉज टाइम इज अबाउट टू गोइंग टू ओवर, इट्स लेस देन 1 minutes आर लेफ्ट हियर। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक्स टुमारो। सो इफ यू हैव एनी डाउट, you please put your doubt in a WhatsApp. Okay, you can message me. Thank you, all of you. Anyone want to say anything? Thank you, sir. Class is going to disconnect automatically. It's less than 1 minute. Okay, all of you. Thank you, sir. Bye bye.